हेलो, माय नेम इज़ डीके और ये हमारी दूसरी क्लास है। और चाहो तो आप मेरी इससे पहले की जो क्लास है वो आप देख सकते हो। ये जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती हैं उसका सारांश है। अच्छा, हमने कल कंप्लीट कर लिया था। हम पढ़ रहे थे पाषाण काल। पाषाण काल में भी निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो पाषाण से संबंधित और काल है हम उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ताम्र पाषाण काल। देखो, अगर यहाँ ताम्र पाषाण है इसका मतलब पाषाण काल तो है, लेकिन पाषाण के साथ तांबा भी मिलता है। तो उस काल को, जिस काल में पाषाण के साथ तांबा मिल रहा है, उसको हम कह रहे हैं ताम्र पाषाण काल। क्या यहाँ पे लेखन सामग्री मिल रही है? तो लेखन सामग्री इस काल में मिलती नहीं है। तांबा और पत्थर का उपयोग आपको साथ के साथ देखने को मिलेगा। अच्छा, एक कमाल की बात यह है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत बिखरा हुआ है। बहुत कम हमें यहाँ पे पढ़ना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने का है। हिस्ट्री बहुत बड़ी है। क्वेश्चन 4 से 5 बहुत मुश्किल से कोई पूछता है। इसीलिए हमें समय को बचाते हुए कम समय में ज़्यादा अध्ययन करना होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री एक वैज्ञानिक अध्ययन है। अगर आप इससे ज़्यादा मोह रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सारी ऊर्जा प्राचीन भारत को पढ़ने में गवा दोगे। इसीलिए जितना हो सकता है मैं संक्षिप्त करने का प्रयास करता हूँ। जैसे ताम्र पाषाण काल से जुड़ी हुई और अन्य कौन सी संस्कृतियाँ हैं जो स्थान नाम से फेमस हुई। जैसे आपके पास आहार संस्कृति है। आहार संस्कृति को ही बनाम संस्कृति कहते हैं। आज का राजस्थान है, आपको वहां देखने को मिलती हैं। जब हम बात करते हैं ना इसकी आहार की, आहार में यहाँ पे सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ मिली है तो वो तांबा है। इस वजह से इसे ताम्रवती भी कहते हैं। और ये प्रश्न आता है डायरेक्ट। फिर आहार संस्कृति से जुड़े हुए ही प्रमुख स्थल हैं जैसे बालाथल, जैसे गिलुंद और जैसे गणेश्वर। अब देखो, यहाँ पे जो गिलुंद है यहाँ पे पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। डायरेक्ट प्रश्न है, ज़्यादा नहीं सोचना है। मतलब जहाँ पे तांबा और पत्थर मिल रहा है, बहुत छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र में ये संस्कृतियाँ मिल रही हैं, इसलिए ज़्यादा फैक्ट भी नहीं है। इसके बाद एक मालवा संस्कृति है, मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी। ये जो संस्कृति है ये अपने मृद भांडों के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे मृद भांड बहुत अच्छे उन्नत किस्म के मिले हैं। फिर जैसे इसके जो प्रमुख स्थल हैं, नवदा टोली इसका प्रमुख स्थल है। जैसे काय था इसका एक प्रमुख स्थल है। जैसे एरण इसका एक प्रमुख स्थल है। अच्छा, यहाँ का जो एक स्थान है नवदा टोली, यहाँ से अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। डायरेक्ट प्रश्न है, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। इसके बाद है जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति की एक खास बात यह है कि यहाँ पे आपको व्यापक रूप से जो बड़े बड़े प्रमुख नगर हैं, व्यापक रूप से बहुत अच्छी अच्छी सामग्रियां मिलेंगी। जैसे इन्हीं का मतलब जोरवे संस्कृति का ही एक नगर है जिसका नाम है दैमाबाद। यहाँ से रथ चलाने वाले एक व्यक्ति और गैंडा, हाथी और भैंस की तांबे की मूर्तियां मिली हैं। इसका मतलब तांबे का उपयोग बहुत अच्छे लेवल पे ये लोग कर रहे हैं। और जोरवे इसी का एक नगर है। यहाँ से एक वयस्क व्यक्ति को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे वयस्क व्यक्ति के जो पैर था उसको काट डालते थे और तब उसको दफनाते थे। इसका मतलब ये है कि अंधविश्वास में शायद ये लोग बिलीव रखते थे। और नेवासा से मिला है पटसन का साक्ष्य। पटसन भी ये लोग उगाते थे। तो और एक इनका जो गांव है इसका नाम है इनाम गांव। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है और हड्डी से बना हल भी यहीं से मिला है। यहाँ से एक बात तो शायद क्लियर होगी कि इस काल के लोग मातृ देवी की शायद पूजा करते हों। इसके बाद अब देखो, एक छोटा सा टॉपिक आता है हिस्ट्री में, महापाषाण काल। ले दे के 2 से 4 क्वेश्चन इसके होते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी पुस्तकों में अभाव होता है, मिलता भी नहीं है इसके बारे में। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसे थोड़े से मतलब 1 या 2 मिनट में संक्षिप्त रूप से मैं बता दूँ अपनी वीडियो में। महापाषाण काल का जब टाइम पीरियड आप देखोगे तो टाइम पीरियड है 1000 BC से लेकर 2000 BC। लेकिन जैसे ही हम आगे चलेंगे हड़प्पा सभ्यता में 2350 BC से 750 BC। इसका मतलब टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। और ये हम इसको कह रहे हैं महापाषाण काल। और ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। और जबकि ये नगरीय सभ्यता, इसके ऐसे कोई साक्ष्य अभी मिले नहीं है। तो फिर क्या मिला है,
इसमें मिले हैं पाषाण मतलब पत्थरों की समाधियाँ, और पत्थरों की समाधियाँ भी जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ बस्ती निवास है, वहाँ नहीं मिले हैं, बस्तियों से दूर मिले हैं। और उनके जो दफनाने की टेक्निक है दो तरीके से हैं, या कुछ तो ज़मीन के नीचे दफनाया गया है, कुछ को ज़मीन के ऊपर दफनाया गया है, और उन्हीं के आधार पर इन स्थानों के नाम पड़े हैं। जैसे डोलमेन और मैनहर। डोलमेन में अगर ज़मीन से ऊपर सबको दफनाया गया है, उसके चारों ओर अगर वृत्ताकार समाधि बनाई गई है, फिर उसके ऊपर पाषाण रख दिया गया, तो उसको कहा गया, वृत्ताकार को, गोलाकार को पिट सर्कल। फिर अगर बाय द वे जमीन के ऊपर ही समाधि है लेकिन आयताकार है, उसके अंदर सब रखा है, उसके ऊपर पाषाण से ढक दिया गया, आयताकार होने के कारण, जमीन के ऊपर होने के कारण उसको शिष्ट समाधि कहा गया। लेकिन अगर जमीन के ऊपर है तो उसको डोलमिन कहा गया, लेकिन अगर जमीन के नीचे है तो उसको कहा गया मेनहिर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर मिले हैं वे मतलब वे कब्रें ही मिली हैं। और यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो महापाषाण काल है, यहाँ लोहा मिल रहा है, और लोहा अब जब आप आगे की वीडियो देखोगे, लोहा बहुत लंबे समय बाद आएगा, अभी नहीं है, लेकिन महापाषाण काल में लोहा मिल रहा है। काले और लाल मृद भांड मिल रहे हैं। डायरेक्ट प्रश्न है कि काले और लाल मृद भांड किस काल में मिलते हैं, तो डायरेक्ट प्रश्न है महापाषाण काल। इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक यदि हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत में, बौद्ध धर्म के बाद पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इसके एक एक नगर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आते हैं, लेकिन हमें वनडे एग्जाम के लिए और बहुत सारे एग्जाम के लिए तैयार करना है, तो इस टॉपिक पे जितना कम समय हम दे उतना ठीक है, लेकिन कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलना चाहिए, इस तरह का मेरा प्रयास रहता है। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता का जब टाइम पीरियड है 2350 BC से 750 BC। अच्छा, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों में बहुत विवाद है इस टाइम पीरियड को लेकर। इसकी डेट लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैं वो लेता हूँ जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, 2350 BC से 750 BC। चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति है जिसने पहली बार देखा इस स्थान पे कि शायद यहाँ पे कुछ सभ्यता जैसा कोई चीज़ है जो दबी हुई है, लेकिन देखा है। और कब देखा है? 1826 ईस्वी में हड़प्पा की। अच्छा, 1826 ईस्वी में आपको पता ही है अंग्रेजी सरकार यहाँ पे काम कर रही है, और अगर अंग्रेजी सरकार यहाँ काम कर रही है तो वो भारत की सभ्यता में ज़्यादा रुचि नहीं लेगी। और ये भी कह सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे पुरातात्विक विभाग की स्थापना भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी सभ्यता को खोद के निकालना है, उसे फंड कौन करेगा, उसे वित्त कौन देगा, बहुत पैसा खर्च होता है इसमें, तो ये काम अभी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद आगे चल के लोग लगातार कहने लगे यहाँ कोई सभ्यता है, यहाँ मतलब बातें चलती रहती हैं। इसके बाद एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी अंग्रेजी अधिकारी ही है। 1875 ईस्वी में ये दोबारा से प्रयास करता है कि हड़प्पा सभ्यता का जाके विश्लेषण किया जाए, या हड़प्पा जैसे स्थान पे जाके विश्लेषण किया जाए, क्योंकि तब तक शहर नहीं निकला है, अभी केवल प्रयास किए जा रहे हैं कि शायद यहाँ पे कोई सभ्यता है। तो 1875 में दूसरा प्रयास अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्यों बता रहा हूँ, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से संबंधित अंग्रेजी अधिकारी, एक चार्ल्स मैसन, दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा दयाराम साहनी। जो दयाराम साहनी है, सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं व्यक्ति को दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में, मतलब इन्होंने ही आप कह सकते हैं 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खुदाई की। और हड़प्पा शहर खोदने वाला वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर है जो खुदाई के दौरान बाहर निकला, और इसका श्रेय मिलता है दयाराम साहनी को। लेकिन किसके निर्देशन में कार्य कर रहे थे उस वक्त? पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक कौन थे उस वक्त? तो जॉर्ज मार्शल पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए। इसके बाद एक साल के बाद ही एक बहुत बड़ा शहर मिला, और जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, 1922 ईस्वी में। लेकिन क्योंकि सबसे पहला शहर मिला है हड़प्पा, इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने आपस में सहमति बनाई, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख देते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद देखोगे बहुत सारे शहर प्रकट होंगे,
तो वे किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं और वे कहीं ना कहीं सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा हैं। इस वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया। लेकिन राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। अब प्रश्न ये आता है कभी कभी, पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार क्या है। तो जो इसका सबसे उत्तरी शहर हमको मिलता है वो है मांडा, और वो कहाँ है, चिनाब नदी के किनारे। और इसका जो सबसे दक्षिणी पार्ट है वो कौन सा है, दैमाबाद। तो सबसे पूर्वी से, सबसे उत्तरी से सबसे दक्षिणी, ये उत्तरी है मांडा और दक्षिणी है दैमाबाद। ये गोदावरी नदी के किनारे हैं। अगर आप ये लंबाई की बात करोगे तो ये 1400 किलोमीटर है। और सबसे पूर्व में अगर आप जाओगे तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में, और क्योंकि ये मेरा जिला है तो मैं जानता हूँ, आलमगीरपुर हिंडन नदी के, आलमगीरपुर एक शहर है, ये हड़प्पा नगर है, यहाँ पे हिंडन नदी के किनारे ये मिला है। और सबसे पश्चिमी छोर अगर आप देखोगे तो सुतका गेंडोर है, दास्क नदी के किनारे। ये बहुत दूर है, आप कह सकते हैं पाकिस्तान में आज ये जो एरिया है सुतका गेंडोर आज के पाकिस्तान में है। फिर जब हम बात करते हैं इसके नगरों की, देखो वैसे तो ये सूची आपको लूसेंट में मिल जाएगी, किसी भी पुस्तक में आप प्राचीन काल निकालोगे तो हड़प्पा शहर, अरे गूगल सर्च करो, गूगल पे लिखो हड़प्पा शहर, एकदम मिल जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे बताने का एकमात्र तरीका ये नहीं है कि मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, किसी भी सूचना को किस तरीके से आप पढ़ते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, जिससे कि आप उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सोल्व कर ले जाएं, आपको एक आइडिया हो। इसको कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में एक स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, आपको ये पता होना चाहिए, और घग्गर नदी के किनारे है। फिर हरियाणा के 3 शहर जो हड़प्पा नगर हैं, 3 नगर हड़प्पा के, तो हरियाणा में है, एक है बनावली, एक है राखीगढ़ी और एक है मिलाथल। तीनों याद होने चाहिए। तीनों एक जगह लिखने का मतलब ये है, कई बार ये पूछा जाता है कि बताओ कौन सा शहर किससे ज़्यादा निकटता रखता है। उनका ये मतलब होता है उन क्वेश्चनों का कि इनको क्या ये केवल याद करके आए हैं या फिर ये राज्य भी एक बार देख आए हैं, क्योंकि जो जितना पास होगा वो पहचानना आसान होगा। तो हरियाणा के 3 शहर, गुजरात के भी हमने 2 पार्टों में तोड़ने का प्रयास किया। जो कच्छ है, कच्छ में देसलपुर, सुतका कोह और जो धोलावीरा है, ये तीनों शहर कच्छ में आपको मिलेंगे गुजरात के, और काठियावाड़ में आपको मिलेगा रंगपुर। फिर इसके बाद यूपी में जब आप जाओगे तो हुलास और आलमगीरपुर। अब दोनों में देखो बहुत अंतर है, क्योंकि मैं यूपी का हूं तो हम यूपी के लिए भी पढ़ते हैं। हुलास आप सहारनपुर जिले में, और ये लगभग आलमगीरपुर आपको मेरठ में मिलेगा, लेकिन ये यूपी के हैं। फिर पंजाब की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब में मैंने इन दोनों को बांट रखा है। पश्चिमी पंजाब को हड़प्पा सभ्यता, मतलब पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा नगर मिला है। तो जो सबसे पहला मिलने वाला नगर है हड़प्पा, वो पश्चिमी पंजाब में है, और पूर्वी पंजाब में मिलने वाला जो नगर है वो रोपड़, बारा और संगोल है। फिर जब हम बात करते हैं सिद्धपरात की, तो दूसरा जो नगर था जो खोदा गया था मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी, कोटदीजी। यूपीएससी का प्रश्न है, ये पूछा गया था कि बताओ इनमें से कौन से शहर सबसे ज़्यादा निकट हैं। उनमें से 3 ऑप्शन इसी में से थे, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी। एक अलग था, वो पहचानना बड़ा आसान था अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो फिर मैं बता दूं, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी, कोटदीजी। फिर इसके बाद बलूचिस्तान में है सुतका गेंडोर, बालाकोट, डाबरकोट, सोतका कोह। ये 4 नाम याद रखने जरूरी हैं, बलूचिस्तान में है। अभी एक प्रश्न और आता है, किस नदी के किनारे कौन सा नगर है। जैसे सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है, जैसे रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, जैसे भोगवा नदी के किनारे लोथल है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है, और जैसे सादीकोर के किनारे सोतका कोह है, और जैसे धोलावीरा, मानसर और मानहर नदी के किनारे है। अब देखो 1 घंटे की क्लास को 14 मिनट या 15 मिनट में निपटाना अपने आप में बहुत सारी चीज़ें शायद इसमें रह जाती होंगी। तो जो भी गलती है, क्योंकि मैं एकदम नया हूँ इस फील्ड में, और ऑनलाइन में तो मैं एकदम नया हूँ। मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि ऑनलाइन आ जाएँ चीज़ें, लेकिन आती नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें सही से पेश की जाए। तो बाकी हम कल मिलेंगे।